Hello everyone, we are going to start our class 9th NCERT Civics Chapter 3 Electoral Politics। तो देखो फर्स्ट चैप्टर में ना हमने ये देख लिया है कि एक डेमोक्रेसी के लिए ना तो ये पॉसिबल है और ना ही ये ज़रूरी है कि उसके पीपल ना गवर्न डायरेक्टली करने लगे, डायरेक्टली अपने आप पे राज करने लगे। और डेमोक्रेसीज में आज के समय में वैसे क्या होता है, सबसे कॉमन तरीका ये है कि पीपल अपने आप को गवर्न अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इलेक्शंस जरूरी क्यों होते हैं और डेमोक्रेसी में इलेक्शंस यूजफुल क्यों होते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होता है ना, इलेक्टोरल कंपटीशन जो चलता रहता है पार्टीज के बीच में, ये किस तरह से लोगों की हेल्प करता है, लोगों के लिए क्यों जरूरी है। उसके बाद हम इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं, किस तरह से इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाया जाता है, ये सब देखने वाले हैं। और बेसिक आइडिया ये रहने वाला है कि हम एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन को नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन से डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। ये इस चैप्टर का बेसिक आइडिया रहने वाला है। तो पूरा का पूरा चैप्टर ना इलेक्शंस को असेस जो करेगा ना कि इंडिया में होते किस तरह से है, वो इसी बेसिस पर करेगा कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में फर्क क्या होता है। हम इलेक्शन के हर एक स्टेज को देखने वाले हैं ध्यान से कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो काम करने का क्षेत्र होता है, किस तरह से क्या बाउंड्रीज होती है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, उसमें क्या बाउंड्रीज होती है, ये सब भी देखेंगे। और किस तरह से रिजल्ट डिक्लेरेशन की जाती है, हर एक स्टेज को देखने वाले हैं हम इलेक्शन के। और हर एक स्टेज पे हम देखो पूछेंगे कि क्या होता है और क्या होना चाहिए, आज क्या होता है और क्या होना चाहिए। और चैप्टर के एंड में हम एक असेसमेंट में भी देखेंगे कि इलेक्शंस जो है इंडिया के, वो फ्री और फेयर है या नहीं है। अभी तो हम देखो इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो भी देखेंगे कि किस तरह से फ्री और फेयर इलेक्शंस को करवाने में इलेक्शन कमीशन हेल्प करता है। बाई इलेक्शंस तो देखो ये ना एक पढ़ लेते हैं पहले, असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा। आधी रात के बाद का समय, एक क्राउड जो है ना, वो लगभग पिछले 5 घंटे से बैठा हुआ है एक टाउन के एक चौक में कि वो अपने लीडर का वेट कर रहा है। वो जो क्राउड बैठा है ना, वो अपने लीडर का वेट कर रहा है कि लीडर आएगा। और जो ऑर्गेनाइजर्स है ना, उन्होंने अश्योर किया हुआ है कि क्राउड जो है ना, वो यहाँ पर हर एक मोमेंट पर मौजूद रहे। क्राउड जब भी कोई व्हीकल पास करता है ना यहाँ से, तभी वो क्राउड जो है खड़ा हो जाता है। इस होप में खड़ा होता है कि उनका लीडर आ गया है। अब उनके लीडर कौन है? मिस्टर देवीलाल। जो लीडर है ना मिस्टर देवीलाल, ये चीफ है हरियाणा संघर्ष समिति के। और इन्हों को एक मीटिंग एड्रेस करनी है करनाल में थर्सडे की नाइट को। तो ये जो 76 ईयर ओल्ड की लीडर है देवीलाल जी, ये काफी बिजी मैन है, काफी बिजी है आज के दिनों में। और इनका दिन जो है ना, वो 8 बजे शुरू होता है सुबह और रात के 11 बजे खत्म होता है। और ये जो है ना 9 इलेक्शन मीटिंग्स को मॉर्निंग से लेकर अभी तक एड्रेस कर चुके हैं। और कॉन्स्टेंटली पब्लिक मीटिंग्स को 23 मंथ से एड्रेस करते जा रहे हैं और अपने इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर करते जा रहे थे। अब ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट हमने देखी है, ये सारी ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट ना स्टेट असेंबली इलेक्शन को लेकर थी, हरियाणा में जो होने थे 1987 में। अब जो स्टेट जो है ना, क्या हो रहा था कि 1982 से ही ना कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये गवर्नमेंट को लीड कर रही थी हरियाणा स्टेट की। तो चौधरी देवीलाल जो है, ये एक अपोजिशन लीडर थे। इन्होंने ना एक मूवमेंट जिसको कहते हैं न्याय युद्ध, इसको लीड किया और एक नई पार्टी बना ली लोक दल नाम से। और उनकी पार्टी जो है ना, उनकी पार्टी ने दूसरी ओपोजिशन पार्टीज को ज्वाइन करके एक फ्रंट बनाया कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शंस में लड़ने के लिए। इलेक्शन कैंपेन में देवीलाल जी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी जीतती है ना, तो उनकी गवर्नमेंट जो है ना, जो फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के ऊपर लोन है उनको माफ कर देगी। और इन्होंने देखो ये जो प्रॉमिस किया ना, ये कहा कि ये जो प्रॉमिस है ना, ये हमारी गवर्नमेंट का फर्स्ट एक्शन होएगा, गवर्नमेंट बनते ही पहला काम ये करेंगे। तो देखो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट से उस टाइम पर लोग नाराज थे। तो और वो साथ ही साथ जो देवीलाल जी का प्रॉमिस था उससे काफी अट्रैक्टेड भी थे, अट्रैक्ट भी हो रहे थे। तो जब इलेक्शंस हुए ना, उन्होंने बहुत खुशी से खूब मन से ना लोकदल के समर्थन में वोट किया, लोकदल और उनके एलाइज के समर्थन में। और लोकदल और उनके जो पार्टनर्स है ना, उनको 90 सीट्स में से 76 सीट्स मिल गई स्टेट असेंबली में। लोकदल को खुद को ही 60 सीट्स मिल गई थी, मतलब 60 सीट्स तो लोकदल की थी, बाकी 16 सीट्स अलाइज की थी। तो इसीलिए लोकदल के पास क्लियरली एक मेजोरिटी थी असेंबली में। कांग्रेस तो सिर्फ 5 सीट्स ही जीत पाई थी उस टाइम पे। अब जब देखो इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो गया ना, तो सिटिंग मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया और जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थी, मतलब जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, एमएलए जो थे ना, न्यूली इलेक्टेड एमएलए लोकदल के, उन्होंने देवीलाल जी को अपना लीडर की तरह चुना। तो गवर्नर ने देवीलाल को एक न्यू चीफ मिनिस्टर की तरह इनवाइट किया और 3 दिनों के बाद ही, इलेक्शन रिजल्ट्स के 3 दिनों के बाद ही, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, उनकी गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर दिया जिससे ना जो लोन्स थे स्मॉल फार्मर्स पे, एग्रीकल्चरल लेबर्स पे और स्मॉल बिजनेसमैन पे, वो माफ हो गए। उनकी पार्टी ने स्टेट को 4 साल तक रूल किया और जो अगले इलेक्शन है ना, वो 1991 में हुए।
लेकिन 1991 वाले इलेक्शंस में ना उनकी पार्टी को पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, मतलब ज्यादा बहुमत नहीं मिली, ज्यादा वोट्स नहीं मिले। कांग्रेस इस इलेक्शंस को जीत गई और अपनी गवर्नमेंट कांग्रेस ने बना ली। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है। इलेक्शंस देखो किसी भी डेमोक्रेसी में रेगुलरली होते रहते हैं। लगभग 100 से ज्यादा कंट्रीज है वर्ल्ड में जहां पर इलेक्शंस जो है ना होते रहते हैं, ताकि लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लें। और हमने पढ़ा है कि इलेक्शंस जो है ना कई कंट्रीज में नहीं होते, जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, और कई कंट्रीज में होते भी है जो कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, उनमें भी इलेक्शंस हो जाते हैं कई कई में। लेकिन हमको इलेक्शंस की जरूरत क्यों है? हम देखो सब देखते हैं कि डेमोक्रेसी कैसी दिखेगी इलेक्शंस के बदले। इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेसी कैसी दिखेगी, इसको सोचने की थोड़ी कोशिश करते हैं। देखो, जो रूल ऑफ पीपल है, मतलब लोगों का खुद का रूल जो है, वो इलेक्शंस के बिना पॉसिबल हो सकता है अगर सब लोग साथ में बैठे रोज रोज और डिसीजंस लेने लगे। लेकिन हम देख चुके हैं चैप्टर 1 में कि एक लार्ज कम्युनिटी के लिए ये बात कोई पॉसिबल सी नहीं है, और ना ही सभी के पास वो नॉलेज या टाइम नहीं होता कि वो डिसीजंस ले सभी मैटर्स पे। इसीलिए कई जो डेमोक्रेसीज है ना, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं, लोग उनमें, पीपल उनमें रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं, और यही सही लगता है। और देखो, एक जो डेमोक्रेटिक वे होता है ना रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्ट करने का, अब देखते हैं कि वो इलेक्शंस के बिना भी पॉसिबल है क्या। अगर हम सोचे कि एक ऐसी जगह है जहां पर ना रिप्रेजेंटेटिव्स को एज या एक्सपीरियंस के बेसिस पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे एज एक्सपीरियंस को छोड़ के एजुकेशन नॉलेज के बेसिस पर सिलेक्ट कर लें, और तो फिर ये ना डिफिकल्ट हो सकता है कि हम किस तरह से डिसाइड करें कि कौन ज्यादा एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि इस तरह की डिफिकल्टीज से लोग बच गए, लोगों ने ये किसी तरह से सॉल्व कर ली इस तरह की डिफिकल्टीज, उन्होंने क्लियरली देख लिया कि कौन ज्यादा नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड है। तो ऐसी प्लेस पर तो देखो एक्सपीरियंस इलेक्शंस की जरूरत है नहीं, वो उनको चूज कर देंगे जो उन्हें लगेगा कि इनके पास ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी देखो, लेकिन फिर भी इसको हम एक डेमोक्रेसी कह सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि अगर सपोज लोगों को अपने ये भी तो चेक करना है कि बेशक वो जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने चूज किया है वो एक्सपीरियंस ज्यादा है, नॉलेजेबल ज्यादा है, लेकिन लोगों को ही पसंद ना हो, तो कैसे पता लगेगा कि वो लोगों को पसंद है या नहीं है? हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वो लोगों की विश के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो जो रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने चूज किए हैं? और साथ ही साथ ये भी तो हमें देखना है कि रिप्रेजेंटेटिव्स क्या पता आप लोगों को पसंद ना आ रहे हो, उनको चेंज करने का मन हो। तो इन सब कामों के लिए हमें एक मैकेनिज्म की जरूरत चाहिए होती है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलर इंटरवल्स पर चेक कर सके, चेंज कर सके, अगर वो करना चाहे तो। इसी मैकेनिज्म को हम इलेक्शन कहते हैं। इसीलिए इलेक्शंस जो है ना, वो आज के समय के रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल माने जाते हैं। एक इलेक्शन जो है ना वोटर्स को काफी चॉइस दे देता है कि वो चूज कर सकते हैं कि कौन उनके लिए लॉ बनाएगा, इस तरह की भी चॉइस देता है। वो चूज कर सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और मेजर डिसीजंस लेगा। लोग ये भी चूज कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी की पॉलिसीज जो है ना वो गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग को गाइड करे। ये सब चीजें इलेक्शंस हो तो लोग चूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम चैप्टर के इस वाले पार्ट को कंक्लूड करते हैं। चैप्टर के आगे के आने वाले हिस्से हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करते रहेंगे। थैंक यू।